दुनिया की राजनीति को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात बहुत साफ नजर आती है। ताकतवर लेकिन विवादित नेता अक्सर असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए नए मुद्दे पैदा करता है। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। और आज दुनिया में जब भी इस तरह की राजनीति की बात होती है तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गए। इससे पहले वही ट्रंप वेनेजुएला को लेकर बहुत आक्रामक बयान दे रहे थे। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये दोनों जगहें अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल यह है कि वाकई अमेरिका का फोकस सिर्फ स्ट्रेटेजी की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी छुपी हुई है। आज इसी सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। पहली नज़र में क्यों ज़रूरी लगते हैं वेनेजुएला और ग्रीनलैंड। सबसे पहले वेनेजुएला की बात करते हैं। वेनेजुएला के पास क्या है? दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स, मिडल ईस्ट से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल, एनर्जी पॉलिटिक्स में बेहद अहम कंट्री। अब अमेरिका एक ऐसा देश है जो खुद भी ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे। चाइना और रशिया को एनर्जी लिवरेज न मिले। इस नज़र से देखें तो वेनेजुएला पर अमेरिका का फोकस लॉजिकल लगता है। अब आते हैं ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? आर्कटिक रीजन का गेटकीपर। गेटकीपर का मतलब होता है दरवाजे का चौकीदार। आर्कटिक रीजन क्या है? नॉर्थ पोल के आसपास का इलाका जहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की फ्यूचर स्ट्रेटेजी जुड़ी हुई है। ग्रीनलैंड की लोकेशन ऐसी है कि आर्कटिक में जाने वाले रास्तों पर इसका कंट्रोल बनता है। जो भी कंट्री आर्कटिक में मिलिट्री, शिपिंग या रिसर्च करना चाहती है उसे ग्रीनलैंड को इग्नोर नहीं कर सकती। इसलिए ग्रीनलैंड को कहा जाता है आर्कटिक का गेटकीपर। जिसके हाथ में ग्रीनलैंड, उसका आर्कटिक पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। रशिया और चाइना के बिल्कुल पास। मैप में देखें तो ग्रीनलैंड रशिया के आर्कटिक जोन के पास है। चाइना भी आर्कटिक में धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। रशिया आर्कटिक में मिलिट्री बेस बना रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय कर रहा है। चाइना खुद को नियर आर्कटिक पावर कहता है। फ्यूचर ट्रेड रूट्स पर नजर रखे हुए है। रेयर अर्थ मिनरल्स, आर्कटिक आइस मेल्ट होने पर नई शिपिंग रूट्स। और इससे भी बड़ी बात, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का मेंबर है। तो अमेरिका अगर ग्रीनलैंड पर प्रेशर डालता है तो वह सिर्फ ग्रीनलैंड को नहीं, पूरे यूरोप को मैसेज दे रहा है। तो फिर सवाल उठता है, डिस्ट्रैक्शन क्यों? अगर सब कुछ इतना स्ट्रेटेजिक है तो एनालिस्ट क्यों कहते हैं कि एक डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है? क्योंकि जब हम टाइमिंग देखते हैं तो कहानी बदलने लगती है। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड और वेनेजुएला पर ओवर फोकस उसी समय बढ़ा जब अमेरिका के अंदर पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। कांग्रेस में नंबर्स बेहद फ्रैगाइल है। ट्रंप की पर्सनल क्रेडिबिलिटी सवालों में है। यानी फॉरेन नॉइस क्रिएट करो ताकि डोमेस्टिक प्रॉब्लम पीछे छुप जाए। अगर इतिहास उठाकर देखें तो ये कोई नया तरीका नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण है एडोल्फ हिटलर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी आर्थिक तबाही में था। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल चाओस। हिटलर ने क्या किया? उसने लोगों को असली समस्याओं से हटाकर एक्सटर्नल एनिमीज दिखाने शुरू कर दिए। कभी कम्युनिज्म का डर तो कभी च्यूज को ब्लेम, कभी बाहरी ताकतों की साजिश। रिजल्ट, जनता इमोशनली यूनाइट हो गई। सवाल पूछना बंद हो गया, सत्ता कंसोलिडेट हो गई। और वेस्टर्न कंट्रीज ने भी शुरू में हिटलर को सीरियस नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगा ये तो कम्युनिज्म के खिलाफ एक एंटीडोट है। लेकिन बाद में वही हिटलर पूरे यूरोप के लिए खतरा बन गया। क्या ट्रंप भी वही मॉडल फॉलो कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को अगर ध्यान से देखें तो पैटर्न बिल्कुल मिलता जुलता है। लाउड स्टेटमेंट्स, शॉक वैल्यू पॉलिटिक्स, अचानक बड़े फॉरेन इशू। ट्रंप जानते हैं कि मीडिया कंट्रोवर्सी पसंद करता है, जनता इमोशन में बह जाती है, अपोजिशन डिफेंसिव हो जाता है। अब आते हैं असली कारणों पर। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है कांग्रेस और सेनेट में सपोर्ट। सेनेट में रिपब्लिकन्स अक्सर मजबूत रहते हैं लेकिन कांग्रेस में मेजोरिटी थीन है। अगर मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स मजबूत हो गए, रिपब्लिकन की सीट्स कम हुई तो क्या होगा?
और ट्रंप का रिकॉर्ड ऐसा है कि डिसीजन मेकिंग इरेटिक रही है, पॉलिसीज अनप्रेडिक्टेबल रही है, स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रेडिक्टरी रही है। यानी डेमोक्रेट्स के पास इम्पीचमेंट के लिए काफ़ी मटेरियल है। तो ट्रंप क्या कहते हैं? नेशनलिज्म जगाते हैं, फॉरेन थ्रेट्स दिखाते हैं, अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव तेज करते हैं। ग्रीनलैंड और वेनेजुएला जैसे मुद्दे इसी नैरेटिव में परफेक्टली फिट होते हैं। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है इप्स्टीन केस। जेफरी इप्स्टीन एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहा जिसमें कई पावरफुल लोगों के नाम जुड़े हैं। रिपोर्ट्स और डेटा ये सजेस्ट करते हैं कि ट्रंप ने इप्स्टीन आइलैंड के कई ट्रिप्स किए। ट्रंप और इप्स्टीन की पर्सनल कनेक्शन भी थी। अब कोई भी पॉपुलर लीडर अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता। हिस्ट्री में देखिए तो बिल क्लिंटन और मोनिका लेविन्स्की मामला उनकी प्रेसिडेंसी पर हमेशा के लिए दाग बन गया। ट्रंप जानते हैं कि अगर इप्स्टीन इशू में स्ट्रीम बन गया तो उनकी पॉपुलैरिटी को लॉन्ग टर्म डैमेज होगा। इसलिए मीडिया को बिजी रखो, नए इंटरनेशनल ड्रामा क्रिएट करो। अब ग्रीनलैंड को यूरोप से जोड़कर समझते हैं। यूरोप की प्रॉब्लम क्या है? एजिंग पॉपुलेशन, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, रशिया पर ऑयल एंड गैस डिपेंडेंस, चाइना पर ट्रेड डिपेंडेंस। यूरोप मजबूरी में रशिया से रिलेशंस पूरी तरह तोड़ नहीं सकता, चाइना से इकोनॉमिक टाइड खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका चाहता है यूरोप पूरी तरह से यूएस लाइन पर चले, रशिया और चाइना से दूरी बनाए। ग्रीनलैंड यहाँ कैसे फिट होता है? ग्रीनलैंड इश्यू उठाकर ट्रंप नाटो यूनिटी पर सवाल खड़े करते हैं, यूरोप को इनसिक्योरिटी फील कराते हैं। मैसेज साफ है, अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम तुम्हारे स्ट्रेटेजिक एरियाज पर भी सवाल उठा सकते हैं। ये प्योर बार्गेनिंग टैक्टिक है। डोनाल्ड खुद को किस तरह पोर्ट्रेट करना चाहते हैं? आई एम अ पीस मेकर, आई कैन स्टॉप वार्स। उन्होंने दावा किया कि गाजा में डील करवाई, वेनेजुएला को स्टेबलाइज किया, यूक्रेन वार को भी एंड करेंगे। और अगर यूक्रेन वार खत्म होती है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट कौन लेगा? डोनाल्ड ट्रंप। और यही जुड़ता है आखिरी मोटिव से। ट्रंप कई बार ओपनली हिंट दे चुके हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उनके लिए पीस डील्स मतलब लेगेसी, लेगेसी मतलब हिस्टोरी बुक्स, हिस्टोरी मतलब पॉलिटिकली इमोशनल। ग्रीनलैंड, यूरोप प्रेशर, रशिया आइसोलेशन, ये सभी उसी लॉन्ग टर्म चेस गेम के मूव्स है। डोनाल्ड ट्रंप कोई रैंडम मूव्स नहीं चल रहे। ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन नहीं है, वेनेजुएला सिर्फ तेल नहीं है, यह सब है डिस्ट्रैक्शन टूल्स, प्रेशर टैक्टिक्स, डोमेस्टिक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। जैसे हिटलर ने फॉरेन थ्रेट्स दिखाकर अपनी सत्ता मजबूत की थी, उसी तरह ट्रंप भी फॉरेन नॉइज क्रिएट कर रहे हैं, डोमेस्टिक सवालों से ध्यान हटा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि हिस्ट्री हमें सिखाती है कि ऐसे पॉलिटिक्स शॉर्ट टर्म में काम करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दुनिया को इनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाती है।